हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं एक बार वनक्कम बोलना भूल गया, इतने सारे मुझे कमेंट्स आ गए। भाई मैं बूढ़ा बूढ़ा होते जा रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब का बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है कॉन्वर्सेशंस, उसको भी सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और जिसमें वो ये है कि एक समिट हो रही है भारत के अंदर 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये बेसिकली जो थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो है वो भारत ये कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है इस समिट में वर्चुअली। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया, या नहीं इनवाइट किया जा रहा। और आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को? बेसिकली तो ये कहा जा रहा है कि ये जो समिट है, ये वही बस जो G20 के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसी पे अब ये इंडिया ने अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी। हाउ डू यू सी दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इट मींस कि वो जो हमने पहले बात की, कुछ अर्सा पहले हमने इस चैनल पे भी बात की कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने के जो है वो फुल सोच रहा है। हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव एंड दिस समिट पर्टिकुलरली सर? आई थिंक दिस इज एन एक्सलेंट मूव फ्रॉम इंडिया। वो कहने से पहले मैं एक चीज आपके सुनने वालों से कहना चाह रहा हूँ कि आई एम डूइंग ए सीरीज ऑन आईआर थियरीज। आईआर थियरीज पे, अप्रोचेस पे मैंने इसको प्रॉमिस भी किया था एक आध महीना पहले, तो मैंने आज रिकॉर्ड कर लिए है फर्स्ट एपिसोड विच टॉक्स अबाउट द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ थियरीज। तो मैं वो लगाऊंगा, और उसमें एट द एंड हिंदी और उर्दू का तर्जमा भी है। सो इट्स 15 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 6-10 मिनट्स इन हिंदी उर्दू। तो जरूर जाके देखें, और अगर ज्यादा लोग नहीं देखे तो फिर मैं नहीं करूंगा, मुझे बड़ी मेहनत लगती है वो एपिसोड्स करने के लिए। एडिटिंग में मुझे 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। कमर चीमा साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। सर, एक छोटी सी हाँ बात। मैं इससे पहले आपको सॉरी काट रहा हूँ। जी। मैं भी कभी किसी जमाने में आयर थेरीज पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं भी देखूंगा ताकि मेरी थेरीज भी रिफ्रेश हो जाए सर। देख लें, यू विल एंजॉय इट। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि दिस इज समथिंग रियली, बोलते ना कि वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, वी विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल गिव द ग्लोबल साउथ ए वॉइस। देखिए, जो सबसे ज्यादा G20 इज द होल वर्ल्ड विदाउट द ग्लोबल साउथ बेसिकली। उसमें बहुत कम मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, क्योंकि इट टेक्स ओनली द टॉप 19 इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन। और जो ग्लोबल साउथ के है, इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि मुसलसिल ग्लोबल साउथ के ही प्रेसिडेंसीज आ रही है। इंडोनेशिया थी, इंडिया है, फिर इसके बाद ब्राजील है, उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका है। So it's a chance for the global south to shape the G20 agenda, यानी फर्स्ट वर्ल्ड का एजेंडा वो सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। नाइजीरिया को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मोरक्को को कब चांस मिलेगा? राइट, बांग्लादेश को टू हैव ए से एट दिस मेजर फोरम, जिसकी 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन वगैरह उसमें आ जाए। सो इंडिया हैज प्रॉमिस दैट इट विल, उस दो चीजें हैं। एक, that in its presidency it will give priority to the issues of the global south। तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको रीजन वाइज ब्रेकअप कर दें, इंडिया डजंट हैव मच प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, बट इंडिया इज नाउ कंपीटिंग विद अफ्रीका, इन अफ्रीका विद चाइना। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां अमेरिका का कोई फुटप्रिंट ज्यादा नहीं है। अभी अफ्रीका समिट हुआ, मैंने अफ्रीका की समिट का रिव्यू भी किया, बट इट्स नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी कि अमेरिका कंटिन्यूज टू नेग्लेक्ट अफ्रीका, और चाइना
मेरे ख्याल से 4-5 गुना ज़्यादा उसका फाइनेंशियल प्रेजेंस है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, उसका प्रेजेंस बढ़ रहा है लैटिन अमेरिका में. So in many ways, you could argue that India, by trying to become the voice of the global South, is basically competing with China for leadership. तो दैट इज व्हाट इट इज. दूसरी चीज ये है कि आप देखें किस तेजी से ये काम हो रहा है. अभी अनाउंस हुआ 13-14 को है वो कॉन्फ्रेंस. इतनी तेजी से तो हम अपने ये यूट्यूब के शोज नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते बाज वक्त. एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस. ये और बात है कि सस्ते में कर रहे हैं. इट इज लाइक ऑन जूम, रिचुअल. वर्चुअल है, तो इट इज मतलब ज्यादा खर्चा किसी का भी नहीं होगा. बट देर आर टू चीफ मतलब हेड ऑफ स्टेट लेवल के 2 सेशंस है जो दोनों नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू प्रिसाइड, और कुछ 6 या 8 अलग अलग इवेंट्स हैं, और जिसमें वो कंट्रीज को 20-20 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो मेरे ख्याल से 6 ग्रुप्स होंगे 120 कंट्रीज के, या देयर माइट बी सम कंट्रीज हु विल बी इन मोर देन वन. तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी के ग्रुप है, तो उसमें 2 किस्म के मुल्क हैं, जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं और जो बिग एनर्जी नीड्स वाले मुल्क हैं. सो इस तरह से दे हैव क्रिएटेड दिस क्लस्टर्स एंड दे विल ऑल बी अंडर इंडियन लीडरशिप. तो ये बहुत बड़ा मौका है टू एनहेंस साउथ साउथ ट्रेड भी. इससे साउथ साउथ डायलॉग नहीं हो रहा है. इट कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ साउथ ट्रेड. हमने थोड़े दिन पहले फ्रेंड शोरिंग की बात की थी, याद है आपको फ्रेंड? तो दिस कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज टू डू फ्रेंड शोरिंग. क्या आप यहाँ पे दोस्ती बना लें हमारे पास इस मीटिंग में, फिर हो सकता है कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाए, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग यू टू दीज कंट्रीज. So I think it is good for the global south. It is obviously very good for India, और इंडिया का स्टैचर फिर बढ़ते रहेगा अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में. और देखें ये सारे जो नॉन, देखिए इट इज द सेम ओल्ड पॉलिसी नॉन अलाइन कंट्रीज की, एक्सेप्ट नॉन अलाइन मूवमेंट के 5 लीडर्स थे, अब इंडिया के लाए. दैट्स द डिफरेंस. पहले 5 मुल्क थे, याद है आपको, इजिप्ट का भी बड़ा रोल था, युगोस्लाविया तो उसका तो वजूद ही नहीं रहा. तो सो देयर इंडोनेशिया वाज ऑलवेज देयर. सो देयर वर 5 कंट्रीज इन द नॉन अलाइन लीडरशिप में. अब सिर्फ इंडिया इज मेकिंग द पिच फॉर द लीडरशिप. और द एडवांटेज ये है कि ग्लोबल साउथ में काफी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं. मिसाल के तौर पे अभी ब्राजील जरा मतलब ट्रिप हो गया, लेकिन उसमें टर्की भी है, और आपके अफ्रीका के 3-4 इकोनॉमीज हैं, स्पेशली इन द साउथ, विच आर डूइंग वेल, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका. तो इंडिया के लिए भी एक किस्म का ब्लॉक बन रहा है. इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे. सो इट इज नॉट, इंडिया हैज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. It is expanding its sphere of influence in different continents. डॉक्टर साहब बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी डॉक्टर साहब, देखिए इसमें एक चीज ये है कि जो नजर आ रही है कि अफ्रीका से लीडर्स को बुलाया जा रहा है, आसियान से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आ रहे हैं. लगता है अब सिर्फ पाकिस्तान और चीन को ही नहीं बुला रहे ये, और चीन को तो चलो फिर भी दे आर पार्ट ऑफ द G20. सो डू यू थिंक कि हाउ कम वुड इट लुक लाइक इफ इंडिया फुली इग्नोर्स पाकिस्तान के ऑन दिस मैरिट्स, जो कि डॉक्टर जयशंकर जो है रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रिया में एक टीवी को इंटरव्यू दिया कि नहीं जी वो तो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, वी डोंट वांट टू एंगेज विद देम, वी वांट टू वर्क विद देम बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली इवन. सो डू यू थिंक ऑन दिस प्रीटेक्स्ट India can make a point and India can justify its position, although there will, I don't find any country that will be advocating Pakistan's case, that if there is if India is inviting leaders from the global south, then why it's not even inviting जो region के ममालिक हैं उन सबको क्यों नहीं बुला रहा? तो आप कैसे देख रहे हैं सर this move which is likely to happen? I think आपकी सरकार को चाहिए कि अपने सारे इनबॉक्सेस ठीक ठाक से ढूंढें. किसी एक आध को ईमेल भेज दी हो गई. होपिंग इंडिया के पास काफी इंटेलिजेंस तो होगी ना, उनको पता होगा कि कौन सा मिनिस्टर है पाकिस्तान में जो
इज नॉट वेरी कंप्यूटर savvy. शायद उसको भेज दे That's a और good वो idea. डिलीट कर दे, बाद में शिकायत किए तो फिर दे विल प्रोड्यूस द ईमेल से क्या बात कर रहे हैं, हमने तो तुमको ईमेल भेज दिया था। अभी आपने देखा वो एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का जो चल मैं रहा वही है बात कहने लगा exactly, था, सेठी जय शाह ने, वो कहते हैं हमने ईमेल भेजी है, सेठी कह रहा है नहीं भेजी। नहीं सेठी कह रहा है मैंने नहीं देखा। नजम सेठी का हाँ, मैंने इंटरव्यू सुना जो उन्होंने स्पोर्ट्स तक को दिया, वो उसमें कह रहा है, विक्रांत। पहले उसको विक्रांत गुप्ता जो होस्ट कर रहे थे उन्होंने पूछा नहीं मेरे पास 22 दिसंबर की ईमेल है, तो इन्होंने कहा नजम सेठी ने कहा मैंने देखा नहीं। बट मतलब नजम सेठी की बात तो भी सही भी थी कि ही वाज नॉट कंसल्टेड ना। तो जयशा इज थिंकिंग व्हाई डू आई नीड टू कंसल्ट यू, एवरीबॉडी एल्स इज गोइंग टू फॉलो थ्रू। तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, बिकॉज देखिए ये जो ग्लोबल साउथ है इट्स नॉट ए क्लब, ऐसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। अगर G77 होता तो इंडिया कुड नॉट एक्सक्लूड पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ G77। जो मीटिंग अभी हुई थी जिसपे बिलावल भुट्टो आके, वो रिमेंबर वो बड़ी धूमधाम हुई थी, गड़बड़ वगैरह, दैट वाज ही हैड कम फॉर द G77 मीटिंग। तो G77 प्लस चाइना एक ग्रुपिंग है, बिकॉज चाइना डजंट सी इटसेल्फ, चाइना का मतलब इज इट ए डेवलप्ड कंट्री, इज इट ए डेवलपिंग कंट्री, अभी वो किसी ने डिसाइड नहीं किया ना। तो चाइना इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी देयर, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट, मतलब चाइना इज पार्ट ऑफ G20 तो चाइना अपने लिए बोल लेगा। बट आई हैव अ फीलिंग कि जो लव्स ग्लोबल साउथ है इट इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्लोबल साउथ के स्कॉलर के साथ एक बहुत ही लंबा 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन किया है, आपके देखने वाले अगर जाके ढूंढे शो पर तो मिल जाएगा। सो द ग्लोबल साउथ इज अ बिट नेबुलस, तो उसमें इंडिया जिसको चाहे उसको डाल सकता है। एंड आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया का जो करंट मूड है, जयशंकर का ले लें या नरेंद्र मोदी का, वो बिल्कुल ही बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार ट्राई भी किया था ना, आपको याद है 2015 में शायद, ही केम टू पाकिस्तान ना सरप्राइज विजिट पर। और उसके बाद जो है सो जो पाकिस्तान का रिस्पांस था इट वाज कंसिडर्ड एज लाइक, उन्होंने धुतकार दिया इंडिया को। और अभी भी देखें आप जिस तरह से बात करते हैं, जब मदद के लिए ऑफर किए तो फिर उसको नहीं चाहिए था उनको। इससे पहले के फ्लड्स के वक्त जब हेल्प है तो उसको यूएन के थ्रू रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था, अगर आपको याद है इंडिया की मदद। मेडिसिन वगैरह भी डायरेक्ट नहीं ले रहे थे। तो अगर इस तरह का बिहेव करेगा तो लाइक सर में दर्द क्यों भाई, दावत भी दें फिर सर में दर्द भी उठा लें। सो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। बट ऑल्सो आई नोटिस के टेररिज्म इज नॉट ऑन द एजेंडा। अगर आप देखें टेररिज्म के नाम से कोई एक 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 ग्रुपिंग है जिसमें इट कुड कम अप, बट ऐसा स्पेसिफिकली सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस नहीं है कोई भी, या टेररिज्म को लेकर। मुझे लगता है वो सारे डिस्कशंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होंगे एंड पाकिस्तान विल बी देयर फॉर दैट। अगर इफ वो इंडिया में है नाउ विल हैव टू सी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जब पॉलिटिकली आ सकती है तो क्रिकेट के लिए क्यों नहीं आ सकती इंडिया। पॉलिटिकली देखिए इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है जिसके बेसिस पे इंडिया को जाने के लिए मजबूर हो जाए पाकिस्तान। ट्रू। जैसा कि आपके पास एशिया कप हो रहा है, सवाल उठता है कि इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है। आपकी जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है जनवरी 9 को, राइट, जेनेवा में हो रही है। वो जिनीवा में हो रही है, इट्स नॉट इन पाकिस्तान, राइट। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। आई फाउंड दैट वेरी बैड आइडिया। अगर आपको किसी से पैसे लेना है तो वो वहां पे लड़काना में रखना था वो कॉन्फ्रेंस, जो फ्लड्स के जब से करीब में जो डिसेंट साइज का शहर है जिसमें अच्छी ठीक ठाक होटल है, तो फिर उनको लेकर दौरा भी करा देते, डैमेजेस का दिखा देते लोगों को जो भी आ रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, एंड दैट वुड प्रोबब्ली हैव हेल्प्ड यू। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट दे कांट ऑर्गेनाइज इट वेल, कि यूएन पे छोड़ दिया है। लाइक आई डिड नॉट अंडरस्टैंड जिनेवा का मेरा ख्याल है उसमें ये जो आपने डॉक्टर साहब से बात की, ये बड़ी टेक्निकल बात है और मुझे पर्सनली आपका आइडिया अपील किया कि उनको लेके जाते हैं। लेकिन एक दफा ऐसे हुआ है कि मुख्तलिफ जितनी भी डेवलपमेंट बॉडीज हैं, एम्बेसडर्स हैं और जो यूएन के लोग हैं, पाकिस्तान इनको लेके जा चुके हैं उन एरियाज में मल्टीपल टाइम्स। हाँ मुझे पता है।
हाँ, वो उस वक्त शायद मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन, एंड मे बी पाकिस्तान इटसेल्फ हैज आस्क्ड द इंटरनेट, अपने दोस्तों वालों को भी कहा है कि वहां पे आए, दैट इज अ पॉइंट। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह यस। रहा हूँ, एंड दैट इज, आपने कहा कि चाइना इज गोइंग विद द G77, एंड देयर ऑल्सो, मैंने रिसेंटली देखा कि चाइना ने साउथ साउथ कॉपरेशन पे एक कोई जो इंस्टीट्यूशन भी बनाया हुआ है, और उसमें कोई फंड भी उन्होंने डाला हुआ है। इंडिया अपना काम कर रहा है। जो जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में which country will lead the this global south? Either the country, sir, the question is either the country which have more finances, or the country which will have a control over institutions. फॉर एग्जाम्पल, हम वेस्ट की समझते हैं इंस्टीट्यूशनल हेजमनी रही है, आप कैसे समझते हैं ये जो ग्लोबल साउथ है? एंड देन इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं, सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, विल द वेस्ट बी प्लेइंग एज ए रोल ऑफ अ बाई स्टैंडर्ड? क्या अमेरिका ये बाई स्टैंडर्ड के तौर पे खड़े रहेंगे, या वो कहेंगे ठीक है यार, ये चाइना को भी करने दो, इंडिया को भी करने दो? देखिए, चाइना को सोवियत यूनियन से अलग करने के लिए अमेरिका ने चाइना को बहुत सारे कंसेशन दिए, जिसका चाइना ने फायदा उठा लिया, राइट। और उसी तरह इंडिया और चाइना को लड़ाने के लिए द वेस्ट इज गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ कंसेशंस टू इंडिया। और मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि आम को जितना चाहे उतना निचोड़ ले, दूध में मिला के खा ले, बट नॉट गेट इनटू ए वॉर विद चाइना, नॉट इवन गेट इनटू ए कोल्ड वॉर विद चाइना। अभी तो इतना जबरदस्त ट्रेड $100 बिलियन का है, उसे रखें, बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी टू चाइना। देखिए, अनलाइक द ओल्ड गेम, जो ग्रेट गेम कहते हैं ना, बिटवीन वेस्टर्न पावर्स, रशिया को ले लें, बर्तानिया को ले लें, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, उसमें कॉन्क्वेस्ट का एलिमेंट हुआ करता था, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, जंगें चढ़ती थी। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर दो चीजें होंगी, एक कि द वेस्ट विल बिकम थर्ड रेट एंड द कंपटीशन विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन ऑल लेवल्स। एक दूसरी चीज ये है, आपको पता है यहाँ पे वेंचर कैपिटल में भी कंपटीशन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और चाइनीज के अमेरिकन के बीच में होता है। यहाँ पर भी यूएस में टॉप यूनिवर्सिटीज में भी कंपटीशन इंडियन अमेरिकन चाइनीज अमेरिकन के बीच में। तो वी आर ऑलरेडी सीइंग द फ्यूचर। तो ये जब दोनों मुल्कों के बीच में जो कंपटीशन होगा, मुझे नहीं लगता कि वो मिलिट्री, दोनों मुल्क मिलिटरीली नहीं घुसेंगे ना। वो अफ्रीका में मिलिटरीली डोमिनेट करें, दे विल वांट टू डोमिनेट थ्रू China through money and investment and business, India through money and business and culture. India will play the cultural card more than China. इंडिया के पास डायस्पोरा है भाई भाई, अफ्रीका में बाद ऐसे कंट्री हैं जो इंडियन, राइट, इतनी ज्यादा है, दे आर द एलीट ऑफ द कंट्री। युगांडा में ले लें, गाना वगैरह में जहां भी जाए, द एलीट इज ऑलरेडी। और वो भी साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, साउथ इंडिया से। अफ्रीका में भी, हर जगह, गांधी तो वहीं से आए। तो सो देयर आर ऑल ऑफ दीज चांसेस दैट जो इंडियन डायस्पोरा है, दे आर इंडिजिनस एलीट इन अफ्रीका। वो ऐसा चाइना का नहीं है, दे आर नॉट इंडिजिनस, मतलब लोकल। उनको चाइनीज को चाइनीज ही समझेंगे वो, दे विल नॉट थिंक ऑफ देम एज युगांडन और अफ्रीकन वगैरह, जिस तरह इंडियंस को समझ सकते हैं कि वो इंडियन भी है। सो इंडिया हैज दैट कल्चरल एडवांटेज ओवर चाइना, but not अभी they are not on the same financial level as China in terms of investment वगैरह वगैरह। So that is the challenge। और मतलब अगर इंशाल्लाह हम दोनों रहे इस तरह के शोज, अगर हम 20-22 साल के बाद भी कर रहे होंगे, हो अपना खुद का सैटेलाइट होगा we will beam it सारे प्लैनेट पे। तो उस जमाने में we will not be talking about Europe at least। अरे आप देखें, हमने इतने शोज किए, एटलीस्ट 10-12 तो किए हैं। हमने कभी फ्रांस की बात की? न्यूक्लियर पावर है, P5 है, वीटो पावर है, इसका कोई जिक्र नहीं। जर्मनी की कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी रशिया, बट ऑल वी टॉक इज इंडिया, चाइना, यूएस, और वैसा ही रहेगा वो। द क्वेश्चन इज विल इट बी तो चाइना इंडिया यूएस या इंडिया चाइना यूएस? दैट इज द की। अच्छा, वैसे सर इत्तेफाक से मेरे जहन में बात भी आ गई, और आपने कहा कि वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ यूरोप एंड ऑल दैट।
अगले दिन मैं बात सुन रहा था, मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, दोबारा है वो इंटरव्यू, पुराना है, वो नया नहीं है, लेकिन वो दोबारा वो चल पड़ा, कई दफ़ा चलता है। पता नहीं शायद उनकी पीआर टीम चला रही है या क्या, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि हम जो मिडल ईस्ट है वो नेक्स्ट यूरोप होगा, और ये जो है, सो हाउ डू यू लाइक ए सी गुड दिस, जोक। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान की, जिसमें वो सारे कह रहे हैं कतर, कुवैत एंड ऑल दैट, ओमान, जॉर्डन, इवन कहते हैं हमारे डिफरेंसेस उसके साथ हैं। सो हाउ डू यू सी दैट, ये भी तो ग्लोबल साउथ में ही आते हैं सारे। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। एमबीएस ख्वाब देख रहे हैं बैठे बैठे। देखिए, और 20 साल ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा। आई एम गिविंग इट बिगर मार्जिन, उससे पहले भी खत्म हो जा सकता है। अगर ये तेल नहीं बेचेंगे तो फिर क्या बेचेंगे? इनके पास ना क्रिएटिविटी है सोसाइटी में, ना एंटरप्रेन्योरशिप। द ओनली कमाल की चीज इन लोगों ने की है इज दुबई, एंड दुबई इज रन बाय इंडियंस। हमारा, हाँ इंडियंस, ये बिल्कुल सही कहा। इंडियंस है भाई, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसका। आपको पता है पुरानी, अभी उसकी पता नहीं, उसकी करेंसी एक जमाने में रुपया हुआ करती थी, दुबई की भी। सो दुबई इज बेसिकली ए प्रोडक्ट ऑफ रीसेलिंग फॉर ईरान एंड रन बाय इंडियन बिजनेस पीपल, इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडिया की पॉपुलेशन। मेरे ख्याल से हर इमराती के लिए 6-7 इंडियन होंगे वहां पे दुबई में। सो तो आप मुझे क्या बता सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो इंडिजिनस इंजेन्युइटी की वजह से बना है? समझे? अब ये जो नॉम नाम की इनको जो स्मार्ट सिटी बन रही है, हु इज रनिंग Yeah. इट? जाके देखें आप, इसी पैसे दे रहे हैं ना, इनके पास सरप्लस द डिस्पोजेबल कैश है। यूरोप का आप कल्चरल प्रोडक्शन देखें, एनलाइटनमेंट की फिलोसफीज, अगर आप फिलोसफी का कोर्स लेंगे तो खाली यूरोपियंस को पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाएगी। इमैनुअल कांट को पढ़ लें, रूसो को पढ़ लें, गिडिन, ये देखिए सारा पूरा मेरे इस तरह का शेल्फ वेस्टर्न फिलोसफी का है, क्या सऊदी फिलोसफी का कोई शेल्फ नहीं है मेरे पास, यू नो। So, so just saying कि we'll become like Europe से करता वो, मतलब he is talking about buildings, शहरें जो tall buildings, ये जो पैसा एक्स्ट्रा है उसको खर्च करके देखने में वैसा लगेगा, और वो भी यूरोपियन प्रोडक्ट्स, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लोगों को लेकर आएंगे। सो दे विल वर्क। आई मीन इट इज रिडिकुलस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यूरोपियन बन के बताओ ना, आपकी सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दें, इलेक्शन कराएं, डेमोक्रेसी। यूरोप इज वन ऑफ द, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी फैली हुई है, इंटरनल ट्रेड है। इफ इज टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द गल्फ बिकमिंग लाइक यूरोपियन यूनियन, इतना सा तो गल्फ है, उसमें भी वो एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन, कतर के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे, राइट? सो आई डोंट नो, दिस इज जस्ट टॉक उनको खुश करने के लिए। और बट टू गिव हिम सम क्रेडिट, अगर आप फीफा को देखें तो काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने काफी यूरोपियन कंट्रीज को हराया है फुटबॉल में। ईरान ने हराया वेल्स को, सऊदी अरेबिया ने तो चैंपियन को ही मार दिया, अर्जेंटीना को, फिर मोरक्को तो सेमीफाइनल तक गया है। तो ये स्पोर्ट्स में गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज एन इंडिकेशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एक किस्म का यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर योर पीपल कैन बी वेल नरिश्ड टू प्रोड्यूस। एक अच्छा फुटबॉल प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1-2 हजार नॉट सो गुड सॉकर प्लेयर्स होना चाहिए, तो उसमें से एक आध विल सडनली बिगिन टू शाइन। समझ रहे ना आप? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट आई डोंट थिंक द यूरोपियन, अगर इनके पास, if they don't shift very heavily to science and research, I don't think they will become, unless कोई और कोई मेटल वेटल निकल जाए जमीन में से, तो then it's a different thing। और उसमें भी वो बेचेंगे, खाएंगे, इसी तरह काम इंडियन से करवाएंगे। जी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा इस हवाले से, इसी ग्लोबल साउथ के हवाले से। व्हाई डू यू थिंक द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर साइलेंट ऑन दिस, इंडिया, चाइना वाइंग फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ? इनके दिमाग में क्यों ये चीज नहीं आ रही, या कि ये समझ रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू गेट इनटू ऑल दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रेस? व्हाट्स द इशू विद ऑन दिस? सर, आपको पता है कि आज से 25-30 साल पहले एक रैंड कॉरपोरेशन का
साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, राइट? तो अभी मैंने एक प्रोमिनेंट इंडियन एम्बेसडर से इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने ये बात कहते हुए दोहराते हुए कहा है कि अभी भी नहीं है। मैं आपको ये लिख दे सकता हूँ, इंडिया हैज मोर PhDs इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन मिडिल ईस्ट हैज स्टूडेंट्स। सऊदी अरब में उतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD कर रहे हैं जितने इंडिया में सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं। जयशंकर को ही ले लें, PhD है, बहुत है, थिंक टैंक्स भी बहुत आगे हैं, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वगैरह। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के स्ट्रेटेजिक थॉट कहाँ से आता है? तो मैं टर्किश गवर्नमेंट से थोड़ा वाकिफ हूँ, जो टर्की की गवर्नमेंट में है। इब्राहिम कैलिन जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे दोस्ती है, मुलाकातें भी होती है। इनफैक्ट मैं उनके ऑफिस में बैठा था, ऑफिस के बाहर बम फटा था जब मैं उनके अच्छा। ऑफिस में था। मैं तो ऐसा उछक गया, और वो बड़े वैसी चाय पीते रहे। मैं बोला तुमको डर नहीं हो रहा है? थे नहीं, कम्युनिस्ट है, उसको अभी पकड़ के बंद कर देंगे ऑफिस के बाहर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इवन टर्की में जो अर्दोगान के अतराफ जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो 25-30 का है बस। ऐसा नहीं कि थिंक टैंक्स में बड़े बड़े डिबेट्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है वगैरह। तो मिडिल ईस्ट में कहाँ है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिवाय फौज के बाहर? फौज के बाहर कुछ भी नहीं है। सो हु इज एडवाइजिंग, हु इज क्रिएटिंग दिस विजन? तो उनके दिमाग में बस अमेरिका को कैसा खुश करे, अमेरिका को कैसा लेकर आए। ठीक है, अमेरिका नहीं आ रहा तो रशिया की तरफ भागेंगे, रशिया नहीं आ रहा तो चलो इसराइल की तरफ भागेंगे। बस वो हाउ विल वी एंटरटेन दिस पीपल सो वो हम पे इनायतें करें। दैट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली। पता है आपको? और प्रोफेशनलिज्म की भी बहुत कमी है। एक बार आप एम्बेसडर रिचर्ड होलब्रुक का नाम सुने होंगे आप? या पाकिस्तान में एम्बेसडर है। हाँ, और बहुत काम किए उन्होंने। तो एक बार मैं दोहा में, आई वॉज सपोज टू बी इन ए मीटिंग, मैं अभी पहुंचा था दोहा। रिचर्ड होलब्रुक थे और एक साहब थे ब्रुकिंग्स के। तो हम लोग वहां बैठ के खा रहे थे, वेटिंग फॉर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर टू कम। 9 बजे, 10 बजे रिचर्ड होलब्रुक कह रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ और मैं तो थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। अगर वो 12 बजे तक आता है तो मुझे फोन करके उठा, कॉल कर लेना, आई विल कम डाउन। बट इफ ही कम्स आफ्टर 12 o'clock देन डोंट कॉल मी। साफ कह दिया, चला गया। फिर मैं बैठे रहा ब्रुकिंग्स के फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टर के साथ। 12 बज गए, नहीं आया। तो वो एम्बेसडर था, वो मेरे बॉस के बॉस थे। वो ही सेड, यू आर द यंगेस्ट, यू आर द फिटेस्ट, यू आर सिटिंग टिल ही कम्स, आई एम गोइंग, एंड इफ ही कम्स बाय 1 o'clock कॉल मी, अदरवाइज डोंट। अब मैं बैठा हुआ हूँ, पहले मैं शराब वराब नहीं पीता, बार में बैठा हुआ हूँ और मैं जेट लैग्ड हूँ। मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मेरा सूटकेस भी वहीं था, मैंने अभी तक रूम में चेक इन भी नहीं किया था। बैठा, 3:30 बजे आया बंदा अपनी एंटोurage को लेकर और मुझ पे बरस रहा है। मैं बोला, रिचर्ड, एम्बेसडर होलब्रुक हैज गॉन टू स्लीप, Mr. Indik is also fast asleep. I am here if you want to talk. And they told me not to call him after 1 a.m. because the event begins at 8 a.m. tomorrow morning. Opening speeches वगैरह है, तो 6 बजे तो उठ के तैयार वगैरह होना शुरू हो जाएगा। Oh, it was an interesting thing. It was also interesting for me because I got to meet the foreign minister one-on-one. बैठ के चाय पिए। He was very upset. वो समझ रहे थे कि उनकी इंसल्ट हो गई कि हम लोगों ने ये चले गए। लेकिन द पॉइंट वाज कि भाई आप फोन तो करें कि देर हो रही है किसी वजह से। मतलब लाइक 9 बजे का अपॉइंटमेंट 3:30 बजे रात। आई फाउंड इट सो स्ट्रेंज एंड अनप्रोफेशनल मालूम। तो ऐसी चीज, मतलब आई डोंट थिंक दे हैव थिंक टैंक्स, पॉलिसी, कल्चर वगैरह किस तरह से। आपको पता है, जब मैं फॉरेन पॉलिसी के क्लास पढ़ाता हूँ, दोनों अंडर ग्रेजुएट और PhD के लेवल पे, हम लोग प्रोसेस पढ़ाते हैं। ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी चाइना की तरफ क्या है, रशिया की तरफ, दैट इज लाइक 1 महीना। लेकिन 3 महीने प्रोसेस पढ़ाते हैं, हाउ फॉरेन पॉलिसी इज मेड इन द US। थिंक टैंक्स का रोल क्या है, लॉबीज का रोल क्या है, स्टेट डिपार्टमेंट का रोल क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनके
Like who gets to make the policy? It's a very interesting cheese in America. It depends on the individual. It depends on the president's relation. तो कांग्रेस का क्या रोल है, जजेस का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है फॉरेन पॉलिसी में. सो दिस ए वेरी कॉम्प्लेक्स कोर्स जो हम पढ़ाते हैं बोथ एट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल. वहां पे कैसा बनती बताइए आप मुझे सऊदी अरेबिया में फॉरेन पॉलिसी. कोई प्रोसेस है, कोई लीगल सिस्टम है, कोई लॉज हैं अबाउट पॉलिसी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कंट्रीज आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, जिसके वजह से उनकी foreign policy bandwidth is limited. It is more towards great powers than anything else, or immediate, immediately. मैं आपको शर्त लिख के देता हूं कि आप अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप फॉरेन पॉलिसी लोग हैं, अगर उसमें से 10-12 को आप पकड़ लें और कहें कि write down on this piece of paper what are the top 10 US national interests. ओवरलैप बहुत ज्यादा होगा, एक बार ऊपर नीचे हो जाएगा, but they will all be mostly on the same page. But I'm not sure in other countries if that would happen. जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा हूँ मैं, रशिया में मे बी, चाइना में मे बी, इंडिया में मे बी, बट नॉट इन द गल्फ, इन द मिडल ईस्ट. बिल्कुल सही कह रहे हैं. दीज आर वेरी बड़े सिस्टमैटिकली आपने हमें समझाया है कि हाउ कम दिस क्वेश्चन ऑफ एमबीएस इज नॉट टॉकिंग रेलिवेंट बात नहीं वो कर रहे, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल, सो दे कांट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. सो इसके लिए आप फोन करके कल एक्सपेरिमेंट करके देख लें, सऊदी एम्बेसी को फोन करके पूछ लें कि व्हाट डज ही मीन व्हेन ही सेज द मिडल ईस्ट विल बी लाइक यूरोपियन यूनियन कल्चरली. मे बी वो कह रहे हैं कि उस तरह जैसा यूरोप में नेकेड बीचेस होते हैं इनके पास भी आ जाएंगे. हु नोज व्हाट ही मीन्स, राइट? दैट्स द की, यू हैव टू स्पेल इट आउट. या ट्रू, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ये तो वैसे अच्छा सवाल है, ये पूछना चाहिए किसी सऊदी से कि क्या कहना चाह रहे हैं एमबीएस, लेकिन वो पता नहीं बता पाए कि ना बता पाए, बिकॉज वो भी पता नहीं एमबीएस साहब क्या करें फिर क्या ना करें उनके साथ भी. दूसरी बात है वो अगर पता भी है तो डरे हुए रहेंगे ना बोलने के लिए. दैट इज अनदर फैक्टर. आपको पता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में टेन्योर का सिस्टम है. यस. Because then the foreign service officer can disagree with the president and not be afraid that he will be fired. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. Thank you very much, Professor Dr. Muqtedar Khan sir. Sir, it was a pleasure talking to you, sir, on this. Thank you very much, Qamar sir. Thank you, sir. Thank you.